तो भाई सारे ना राम राम। तो यह वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें मैं ऑल इन वन हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह कि अगर आप लोगों की फ़ाइल यूके की फ़ाइल लग रही है और लगने के बाद वीज़ा कितने दिन में आएगा, कौन सा प्रोसेस कितने दिन में होएगा, वीज़ा आने के बाद क्या होएगा, यूनिवर्सिटी में जाकर के करना, अगर आप यहाँ पर यूके में पहुँच गए हो, यूके में पहुँचने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के बाद काम किस तरह मिलेगा, स्टूडेंट ना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वर्क परमिट वालों ना मिलेगा या नहीं मिलेगा, खर्चे कितने होंगे, ग्रोसरी कितने की आएगी, टोटल एक्सपेंस कितने होंगे, टोटल इनकम कितनी होएगी, रेंट पर जो घर का रेंट है वो कितना है, रूम का रेंट कितना है और जो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपकी हर एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है और आपके जो हर एक क्वेश्चन का आंसर है वो बताने की कोशिश करूँगी। और अगर इसमें वीडियो में फिर भी कुछ रह जाए तो मैं ना कमेंट कर दियो, मैं दोबारा बताऊंगी। तो भाई मेरी पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं ना शिकायत आ रही है कि मेरी आवाज़ कम आवा है। तो इस टाइम भी मैं आप लोगों ने दिखा दूँ कि टाइम हो रहा। तो भाई इस टाइम भी 11:30 बज रहे। मैं ज़्यादा जोर का बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे आस पास भी लोग रहे हैं तो उन्होंने भी डिस्टर्बेंस होएगी। और ऊपर तक यहाँ लकड़ी के घर रहे हैं तो आवाज़ नीचा ऊपर इधर उधर सब जगह जावा, तो इसलिए मैं ज़्यादा जोर का बोल नहीं सकती। तो इसके लिए तो भाई सारे ना माफ़ी कि मेरी आवाज़ अगर आप लोगों ने नहीं आंदी है तो भाई शुरू करेंगे फाइलिंग प्रोसेस जब शुरू हो जाए, जब हम एजेंट से फाइल दे दें। तो भाई मैं मेरे हिसाब से बताऊंगी कि मैं स्टूडेंट पर थी तो स्टूडेंट का जो प्रोसेस है वो कितने टाइम तक मैक्सिमम और मिनिमम कितना चला है। देखो आने ना 1.5 महीने में 2 महीने में आ जाए, नहीं मैक्सिमम 3-4 महीने लगा ही लगा है। ठीक है, सबसे पहले जो बात हो है कि कौन सा इनटेक है आपका और उस इनटेक के बीच में कोई और इनटेक तो नहीं चल रहा है। जिस तरह ये सितंबर इनटेक आ गया, कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हुआ मैं पिछले इनटेक के जो स्टूडेंट्स हुआ उन्होंने रिकवर कर दी रहा है क्योंकि एडमिशन लेने, क्योंकि जो स्टूडेंट्स उनकी कंट्री में लैंड हो जाएं तो उनका एनरोलमेंट करना, सारा प्रोसेस करना, तो इन चीज़ों में टाइम लगा। तो इस वजह से जो इंडिया में बच्चे बैठे हैं सितंबर इनटेक वाले, तो उन्होंने भी ये थोड़ी सी दिक्कत हुआ कि उनका ऑफर लेटर नहीं आ रहा, इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहा। तो ये भी चीज़ें हैं कुछ, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ IELTS-PT नहीं मांगती हैं और सारी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं मांगती। तो ये भी इसका भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है कि आपका कौन सा इनटेक है। और कई बार यूनिवर्सिटीज़ भी बिजी हुआ तो एक महीना लग जाए इंटरव्यू कंडक्ट होने में और आपका ऑफर लेटर आने में या इंटरव्यू क्लियर होने में। उसके बाद वही सेम चीज़ कास्ट लेटर पर भी फॉलो हुआ है तो फिर उसके बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल का तो आप लोगों ने पता ही है चंडीगढ़ मेडिकल होने के बाद साथ के साथ उसी दिन शाम ना इवनिंग में मिल जाए। शाम ना मिलने के बाद फिर कास्ट लेटर वास्ते अप्लाई हो जाए। कास्ट लेटर आने के बाद जो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके एजेंट में सारे अपॉइंटमेंट बुक करा है आपके बायोमेट्रिक के लिए। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करने के बाद एम्बेसी में आप लोग जाओ फिंगर देन बायोमेट्रिक करने वास्ते। तो उसके बाद आप लोगों का आपके 3 कंडीशन में लेनी पड़ा, प्रायोरिटी में, स्टैंडर्ड में और एक नॉर्मल। तो आप लोग इन में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट आवा। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो अपॉइंटमेंट है उसका भी रिजल्ट विद इन 1 वीक आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रायोरिटी वाली का ही 5 दिन में आवा है या 1 दिन में आवा है, और या स्टैंडर्ड वाले का 4 महीने में आवा है या 2 महीने में आवा है या 4 वीक में आवा है या 8 वीक में आवा है। आने ना उसका भी जो 1 वीक के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आ जाए। तो ये मैं बताऊंगी कि आप लोगों मान लो आपके बायोमेट्रिक हो गया और पासपोर्ट वहाँ पे इशू हो गया एम्बेसी पे, तो आप लोगों ने किस तरह पता चलेगा कि उसके अंदर वीज़ा है या नहीं है।
तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने फेस करी हैं, ये सारे क्वेश्चन मेरे भी थे। तो इन क्वेश्चन जो क्वेश्चन मेरे थे ऑब्वियसली आज मेरी एक फ्रेंड ने मेरे से ये सारे क्वेश्चन पूछे, सो आई हैड एक्सपीरियंस, सो दैट्स वाई आई टोल्ड हर। सो अगर आपके पास मेल आ जाती है, क्योंकि मेल तो वैसे एजेंट के पास ही होती है, आपका नंबर जाता है, फ़ोन नंबर। अगर आपके पास टेक्स्ट मैसेज आता है डिस्पैच का कि आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच हो चुका है, अगर आपका वीज़ा है तो आपको ये मैसेज आएगा, अगर आपका वीज़ा नहीं है तो आपको ये मैसेज नहीं आएगा। मेल हो या टेक्स्ट मैसेज हो तभी आएगा आपको, अगर आपके जो पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है। तो ये भी मेरी एक फ्रेंड का जो डाउट भी था, एक क्वेश्चन भी था कि हमें कैसे पता चले कि पासपोर्ट पे वीज़ा है या नहीं है। तो अगर आपको डिस्पैच के टेक्स्ट मैसेज आ रहा है या ईमेल आ रही है तो आपका वीज़ा डेफिनेटली है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का वीज़ा आ चुका है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फ़्लाइट की टिकट करोगे। फ़्लाइट की टिकट के साथ आप ये सोचते हो कि कितना वेट लेके जा सकते हो और कितना एक्स्ट्रा हो सकता है कि हमें बैग खोलना ना पड़े एयरपोर्ट पे कि वो हमारा सामान ना निकाले। तो भाई यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो 23 के दो बैग करवावा, 2 लगेज और 1 7 किलो का। तो आप लोग अगर लड़की है वो ज़्यादा एडवांटेज उठा सकती है, एडवांटेज ले सकती है। जैसे जो आपका कैबिन है वो हैंड बैग होता है वो आप बड़ा ले सकते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो अपना अच्छा खासा बड़ा ले लो, उसमें चाहे 10 किलो बढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लैपटॉप बैग का कोई वेट नहीं होता है, तो अपना लैपटॉप बैग में भी आप कपड़े भी डाल सको, सामान भी डाल सको और लैपटॉप भी डाल सको। तो मैं उसका वेट नहीं कर देना लैपटॉप बैग का, और ना ही जो आपका हैंड बैग है उसका वेट कर दें। तो उसके बाद बचे 7 किलो का और 23 किलो का। जो ये बैग है आपका 800 ग्राम, 700 ग्राम, 600 ग्राम, अगर इतना ऊपर हो जाए तो कोई चक्कर नहीं है, वो खुलवाते नहीं है, ठीक है। उसके बाद कि आप लोगों को बैग में मतलब अपना जो बेसिक चीज़ है वो क्या क्या लेके आनी चाहिए। तो भाई अगर कोई सिंगल बंदा है उसके लिए 2 गिलास, 2 कटोरी, 2 चम्मच, 2 प्लेट और 1 कुकर और 1 भगोना जिसके अंदर चाय वगैरह बना ले बंदा, चावल भी पक जाएंगे, मैगी भी बन जाएगी। ये यही चीज़ें हैं, और बाकी सारी चीज़ें अगर आप लोगों ना कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ भी मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए, हर चीज़। जो यहाँ पर बहुत सारी इंडियन शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, और हर इलाके के पास जो हर एक सिटी है उसके पास कोई ना कोई ऐसी एक सिटी ज़रूर हो जहाँ पर इंडिया का हर एक सामान मिल जाए। तो आप लोगों ने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू नहीं है, ओ नहीं है, और ये कहाँ से मिलेगा। अगर इंडिया चले यहाँ इंडिया से निकल गए तो वहाँ ये नहीं मिलने का, वो नहीं मिलेगा, यहाँ हर चीज़ मिला, काला नमक, दाल, मिर्च, हर चीज़ इंडिया की हर चीज़ मिल जाएगी। अपना कुरकुरे भी मिल जाएगी, मेरे बैग में पड़े भी जिनके ऊपर नु लिख रहा है रुपीज़। तो इंडिया से हर चीज़ एक्सपोर्ट हुआ है यहाँ, तो इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपके लिए मैं श्योर हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होएगी, क्योंकि मैंने भी यह चीज़ बहुत प्रॉब्लम फेस करी है। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे भी थे, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ आप लोग यहाँ पहुँच गए हो, उसके बाद आपका अगर आपका यहाँ पर कोई दोस्त है आप उसने कह दिया भाई ये मेरा पोस्ट कोड है और यहाँ आ जाइए। पोस्ट कोड जो हर एक कंट्री में इस मतलब एड्रेस ना अलग अलग नाम से जाना है। इस तरह इंग्लैंड में बोलना है कि पोस्ट कोड जिकर इंडिया में बोलता है नहीं, घर का नंबर, मकान का नंबर, तो इस तरह यहाँ पोस्ट कोड हुआ है, यहाँ वो गली का नंबर हुआ है कि जिस भी गली में आप रहो। तो UB SW लोकेशन के हिसाब से चेंज होते रहो, अगले और पिछले दो डिजिट अल्फ़ाबेट यूज़ करें और बीच में डिजिट यूज़ करें। तो उसी के हिसाब से हम गूगल मैप पर वो सिर्फ वो 4 5 6 अक्षर डालना है डिजिट, और जो अल्फ़ाबेट है वो उसके अंदर डालना है तो हम वहाँ तक जा सकें। और उसके अलावा मैं अपना शो भी कर दूँ,
किस तरह देखा है। मान लो यू देखो यू रे गूगल मैप पर जाकर, अगर आपका दोस्त कह रहा है कि भाई तो खुद आ जा, ये रहा मेरा एड्रेस, तो आप क्या करोगे। मान लो आपकी UB 25 FB, ठीक है। तो आप लोगों ने यो एड्रेस सबसे ऊपर एस्ट्रो डालना। एस्ट्रो डालने के बाद सर्च पर क्लिक करना, तो आप लोगों ने नू पता चल जाएगा कौन सी बस लेनी, कहाँ किस स्टॉप पर लेनी, कितनी दूर पैदल चलना, कहाँ ते अपना जो बस मिलेगी। और उस बस स्टॉप के ऊपर लिखा भी रहेगा कि यहाँ पर इतने नंबर की बस आएगी, और स्टॉप का नाम भी लिखा रहेगा कि F बस स्टॉप पर चढ़ना है या E बस स्टॉप पर चढ़ना है। तो आप लोग उस बस स्टॉप के ऊपर भी एक वो हुआ है पोल, हुआ है पोल के ऊपर ना सर्कल में लिखा हुआ है कि F है EBCG, मतलब लिखा हुआ कि बस स्टॉप का जो नाम क्या है और कौन सी बस आएगी, हर चीज़ लिखी रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कि आप ना यहाँ पर सबसे पहले तो स्टूडेंट अपना जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा और अपनी एकोमोडेशन देखेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले तो अब आकर रहेगा, अगर आप लोगों ने कहीं नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो आप अपनी एकोमोडेशन किस तरह देखोगे। यहाँ पर देखो सब बंदे स्टार्टिंग में 1-2 दिन होटल रहो, ठीक है। होटल या BNB सबसे सस्ता हुआ। BNB क्या हुआ है कि लोग घरों में रूम रेंट पर दे में होटल की तरह। तो आप 1-2 दिन BNB में रहो। घर किस तरह मिलेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। आप अपने फ़ोन के गूगल में डालो पोस्ट ऑफिस, अपना नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस सर्च करो, पोस्ट ऑफिस में जाओ। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस इंडिया की तरह नहीं होंगे हैं। एक शॉप हुआ है, उसके बाहर विंडो पर बहुत सारी पर्चियाँ लगी हुई हैं। उसके घर अकोमोडेशन के साथ साथ वहाँ अपना जॉब भी मिल सके। वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं और जो घरों के एड्रेस लगे हुए हैं कि इस घर में यू कमरा खाली है, वो कमरा खाली है, यो कमरा खाली है। तो आप वहाँ डायरेक्ट जाकर उन्होंने चेक भी कर सको कि अपना रूम कैसा लगे, बात कर सको लैंडलॉर्ड से। तो सब कुछ अच्छे से चेक करके फिर आप अपना रूम लेकर रूम में रह सको। उसके बाद जो रूम अकोमोडेशन मिलने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपना एनरोलमेंट कराओ यूनिवर्सिटी में जाकर। यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करा कर अपने आप ना पक्का करो पहले। यहाँ वीज़ा लेना कुछ नहीं होता है। अगर आपने एनरोलमेंट नहीं कराया तब भी आप 2 नंबर में हो, इनलीगल हो, ठीक है। उसके बाद आपने एनरोलमेंट करवा लिया, एकदम से अपना क्लास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा आप रेस्ट भी कर सको 1 वीक। तो उसके बाद आप अपनी क्लास शुरू कर सको। एनरोलमेंट करवाना ज़रूरी है। एनरोलमेंट करवाने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। डॉक्यूमेंट कौन कौन से प्रिपेयर करने आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, अपना BRP कलेक्ट करो पोस्ट ऑफिस में ते, और अपनी NI जो है अपनी NI लो, NI अप्लाई करो, अपना NI लो। क्योंकि अगर आपने कहीं भी जॉब करनी है, नहीं अगर आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पर हो, अगर आपने कहीं भी लीगली जो अपने 20 घंटे की जॉब पहले लेनी है, तो उनके लिए ये 3 डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, अपनी BRP, NI और बैंक्स, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं। आप उसके साथ साथ NHS भी अपना रजिस्टर करा लो। पहली बात तो क्या ऐसा हो जाए कि नए आवा तो बीमार हो जाए। मैं भी हुई थी 1-1.5 महीना, तो इस करके मैंने आज तक वैसे NHS यूज़ करी नहीं है। मैं बीमार हुई हूँ लेकिन NHS नहीं यूज़ करी मैंने, क्योंकि यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है बहुत गंदा है। यहाँ बंदा मरे पड़े रहो फिर भी उसने वेटिंग में डाल दें। तो भाई मैंने आज तक यहाँ यूज़ नहीं करी। मैं इंडिया से अपनी मेडिसिन लेकर आई थी, तो होप सो आप लोग भी अपनी लेकर आई हो। अगर फिर भी किसी ने दिक्कत परेशानी हो, मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हैं, तो आप मैंने कमेंट कर सको, मैं आप लोगों ने प्रोवाइड करवा दूँगी। कोई नहीं, मैं और ले आऊँगी, मैंने इंडिया जाना है वैसे भी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद तो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे आपके। डॉक्यूमेंट आने के बाद सबसे बड़ा काम है कि जॉब ढूंढना, ठीक है। जॉब किस तरह मिलेगी और किन्ना मिलेगी और किन्ना नहीं मिलेगी।
तो भाई इस टाइम स्टूडेंट्स के लिए जॉब मिलना नामुमकिन है। तो मिलने ना मिल सके, बहुत कोशिश करने के बाद आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, गुण होने चाहिए। कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए? अगर आप इंडिया तैयार है उससे पहले सीख लियो भाई। अपना हेयर कटिंग आनी चाहिए बढ़िया सी, मेरे काट दियो, पीछे आनी मेरे पास। तो भाई हेयर कटिंग आनी चाहिए। और अपना छोरियाँ नेल नूल का सीख लियो, छोरे हेयर कटिंग का सीख लियो, और छोरियाँ पार्लर का, सिलाई का, ये काम सीख लो भाई। थ्रेडिंग ज़रूर सीख लो। मैंने बहुत, जब शुरू में आई थी, थ्रेडिंग की और नेल्स का बहुत काम है। और लड़कों के वास्ते कंस्ट्रक्शन का और जो बार्बर का। तो भाई ये काम सिखाइयो, आवा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आवा तो सीख लियो। तो भाई इन काम की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर ये काम आवे तो अपना दर्दनी काम मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये बात करें ग्रोसरी की एक बंदे की ग्रोसरी कितनी, वो डिपेंड करा कि बंदा फजूल खर्ची करे या के खाना पीना है उसका। वैसे तो नॉर्मल जो एक बंदे की ग्रोसरी है वो 150-200 पाउंड की आ जाए आराम से। और इतनी भी ज़्यादा भाई खर्चा बढ़ते जा रहे हैं, और इसके हिसाब से चीज़ें भी बहुत महंगी होती जा रही हैं। 12 पाउंड का, 20 पाउंड का आटे का कट्टा हो गया, और वो महीना सारा चल जाए तो महीने के हिसाब से 150-200 पाउंड लग जाए मैक्सिमम। और आप 2 बंदे के हिसाब से हिसाब लगा सको। तो भाई सैलरी की बात, जो स्टूडेंट की सैलरी कितनी है नहीं पा, और जो वर्कर की है उसकी कितनी है भाई। 2000 के ऊपर कोई टपदा नहीं है यहाँ, टपा में ही है जिस पर स्किल है। स्टूडेंट के बन जा 600 से 800 के बीच में। और इसके अलावा भी कुछ रह गया हो इस वीडियो में? हाँ, इमिग्रेशन में के पूछा अगर एयरपोर्ट पर आ जा तो भाई कपल के और स्टूडेंट के अलग अलग कंडीशन रहा है, और आपके लक भी डिपेंड करे पहली बात। बाकी सारी इंग्लिश तो समझ में आ जाए, थोड़ी ब्रिटिश इंग्लिश समझ में नहीं आंदा है, एक्सेंट नहीं समझ में आंदा है। बहुत सारे बच्चे कम आया कि हमने समझ में नहीं आंदा, वीडियो भी देखी मैंने। तो भाई मैं स्टूडेंट्स से ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है। बेसिक से जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं इन्हीं में से पूछेंगे, जो मैं 2-4 बोल लूँगी। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितनी दूर है, कहाँ रहोगे, कौन पिक करना आया, और कितना टाइम का कोर्स है, कब ख़त्म होगा। और कपल्स के लिए पूछेंगे कि कपल क्यों आया है, कब वापस जाएगा, आपके साथ कब तक स्टे करेगा। और यही बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे, और बाकी सिमिलर पूछ सकें जो स्टूडेंट्स से पूछेंगे। वैसे तो कुछ पूछ देनी है। तो होप सो अपना ऑल इन वन वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर कुछ रह गया हो फिर भी तो मेरे तक कमेंट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। सारे ना राम राम, जय बाबा की।